हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन यौगिकों के प्रकार। आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ देखें जिनमें कार्बन होता है। जैसे कागज है, कपड़े हैं, अनाज है, दाल, चाय, चीनी, कॉफी और तो और जो हम अपने श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं उसमें भी कार्बन उपस्थित है। ऐसे बहुत कम पदार्थ होंगे जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता। देखिए, कार्बन की अगर हम पदार्थों की संख्या की ओर नजर डालें तो कार्बन के जो पदार्थ हैं वो 5 बिलियन से भी ज्यादा है। कितने हैं? देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, 5 बिलियन से भी ज्यादा कार्बन के पदार्थ हैं जो आज तक खोजे जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या है कार्बन से बनने वाले पदार्थों की। अब यहां पर आता है कार्बन यौगिक, अर्थात वे यौगिक जिसमें कार्बन एक संघटक के रूप में उपस्थित होता है उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए, क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? वह यौगिक जिनमें कार्बन एक संघटक के रूप में उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात कोई और भी तत्व उसमें हो सकते हैं परंतु उनमें कार्बन की उपस्थिति निश्चित है। वह यौगिक जिनमें कार्बन एक संघटक के रूप में मौजूद होता है। आइए कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा के बाद हम यह देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत बड़ी है, 5 बिलियन से भी ज्यादा। इनका सबका अलग अलग अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इन कार्बन यौगिकों को क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार में विभाजित कर देते हैं ताकि इनका अध्ययन आसान हो जाए। तो आइए देखें कि किस प्रकार से कार्बन के यौगिकों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अर्थात कार्बन के यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। आइए, कार्बन के यौगिकों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रकार है अचक्रीय। कार्बनिक यौगिक अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों को हम एसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड कहते हैं। एसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है और वह है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक अर्थात ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स। ये हमारे पास पहली प्रकार है कार्बनिक यौगिकों की। और दूसरी प्रकार के जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक होंगे वह होंगे चक्रीय कार्बनिक यौगिक। देखिए, इसको हम अंग्रेजी में साइक्लिक कार्बन कंपाउंड कहते हैं।
ये वो कार्बन के यौगिक होंगे जिनमें कार्बन की एक जो बंद श्रृंखला होगी, अर्थात चक्र के जैसी होगी। साइक्लिक, साइकिल शब्द से आया है। साइकिल का जैसे टायर बंद होता है, गोल होता है, चक्र होता है, वैसे ही यहां पर जो कार्बन के यौगिक होंगे वो खुली हुई श्रृंखला के रूप में नहीं होंगे, बल्कि बंद श्रृंखला के रूप में होंगे। उनकी श्रृंखला बंद हो जाएगी, वो चक्र बनाएंगे एक। हम इनके बारे में बाद में बात करते हैं। इनको हम बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, अर्थात क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड्स, इनको हम बोलते हैं। तो हमारे पास जो 5 बिलियन से भी ज्यादा कार्बन के यौगिक है जिनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, इतनी बड़ी संख्या है इनकी कि इनको अध्ययन करने के लिए जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसकी अलग से ब्रांच बनानी पड़ी, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? वह केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और वो कंपाउंड जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है अचक्रीय कार्बनिक यौगिक, अर्थात खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखला खुली रहेगी, ओपन एंडेड चेन रहेगी जिसमें। दूसरे प्रकार हमारे पास यहां पर है चक्रीय कार्बनिक यौगिक, जिसमें जो श्रृंखला है वो खुली नहीं रहेगी बल्कि बंद हो जाएगी और एक चक्र का निर्माण करेंगे, उसको हम बोलेंगे चक्रीय कार्बनिक यौगिक, अर्थात बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। इसके बाद हम अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो अचक्रीय कार्बनिक यौगिक है उनको हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, अर्थात वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, सीधी श्रृंखला वाले, सीधी श्रृंखला वाले, कार्बनिक यौगिक होंगे, अर्थात स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी श्रृंखला बिल्कुल सीधी रहेगी, कोई शाखा नहीं होगी। सीधी श्रृंखला वाले कार्बन यौगिक। और दूसरा जो हमारे पास होंगे शाखीय श्रृंखला वाले, शाखीय श्रृंखला वाले अर्थात ब्रांच्ड चेन कार्बन कंपाउंड। ये देखिए, तो इस प्रकार से अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों को दो प्रकार में बांटते हैं, एक सीधी श्रृंखला वाले, एक शाखीय श्रृंखला वाले, जिनमें ब्रांच निकल जाती है या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड। सीधी श्रृंखला में ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रांच निकल जाती है, उसको हम शाखीय श्रृंखला वाले कार्बन यौगिक कहते हैं। जबकि यहां पर सीधी श्रृंखला है, कोई उसमें शाखा नहीं होगी। आइए हम हाइड्रोकार्बन की सहायता से अचक्रीय कार्बनिक यौगिक और चक्रीय कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। आइए जरा हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द तो है यहाँ पर हाइड्रो, और हाइड्रो से बना है हाइड्रोजन, और दूसरा जो शब्द है वह है यहाँ पर कार्बन। तो वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के जुड़ने से बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़े हुए हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
ठीक है, आप इसके नाम से ही याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के जुड़ने से बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के उदाहरण आप देखना चाहेंगे? चलिए, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण देखने से पहले हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ते हैं। जब हम उनके प्रकार पढ़ेंगे तो उनमें हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे। हाइड्रोकार्बन की अगर प्रकार की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे। पहला प्रकार होगा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो प्रकार होगा वह होगा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय को हम बोलते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय को बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। आइए अब अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को आगे विभाजित करते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को हम आगे दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये देखिए, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो हमारे पास अचक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो गए, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इनको अगर हम पूरा नाम बोले तो संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और इनको अगर हम बोले तो असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जबकि जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उसकी भी यही दो प्रकार होती है, अर्थात संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। आइए अब हम बात करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। चलिए, तो यहां पर हम हाइड्रोकार्बन को दो भागों में लेते हैं। एक तो लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और दूसरा हमारे पास है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए हम यहां जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध हो, सिंगल बॉन्ड हो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कितने आबंध होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, एकल आबंध होने चाहिए। ये देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होना चाहिए। तो जिन कार्बनिक यौगिकों के बीच, अर्थात जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होगा वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उनको कहेंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध हो, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड हो। तो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? उन यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात वे कार्बन के यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध हो, लिख भी रहा हूं मैं यहां पे देखिए, या तो द्विआबंध हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में
त्रिआबंध हो, त्रिआबंध हो, तो जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है या त्रिआबंध होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, सिंगल बॉन्ड है, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध या कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध मौजूद हो, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है, उनको हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम है वह नाम है एल्केन। आपसे पूछा जाए एल्केन किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे एल्केन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है, उनको हम कहते हैं एल्केन। एल्केन। एन जो शब्द है, ये देखिए यहां पर एन, ANE, एन जो शब्द है वो किसके लिए आया है? एन जो शब्द है वो इस सिंगल बॉन्ड के लिए अर्थात एकल आबंध के लिए आया है। इसके बाद हम आते हैं कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध, जिसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको भी एक अलग से नाम दिया गया है और इसको हम कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है, उसको हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन। देखिए मैं यहां अंग्रेजी में लिख देता हूं एल्कीन, और आप अंग्रेजी के नाम में अगर ध्यान से देखें तो ENE, और हिंदी के नाम में भी देख रहे हैं तो ईन, जिसमें ईन लगा हुआ हो, ईन, अर्थात आपको वहां पर यह निश्चित करना होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में वहां पर द्विआबंध है, और वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध हो उसको हम एल्कीन कहते हैं। उन शब्दों के पीछे ईन लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और प्रकार है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है उसको कहते हैं हम एल्काइन। देखिए एल्काइन, अर्थात यहां पर क्या मिलेगा आपको? अंत में YNE अर्थात आइन लगा हुआ मिलेगा, और जिसमें आइन लगा हुआ है उसमें आपको यह निर्धारित करना है, निश्चित करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होना चाहिए, त्रिआबंध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन को कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में आबंध के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनको मैं यहां पर नंबर दे देता हूं। नंबर 1 है एल्केन, नंबर 2 है एल्कीन, नंबर 3 है एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध मौजूद हो। एल्कीन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध मौजूद हो। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध मौजूद हो। आइए अब हम यहां पर कुछ एल्केन के उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए जो सबसे सरलतम एल्केन है वह है मीथेन। मीथेन आप देख सकते हो इसके नाम के पीछे एन लगा हुआ है, अर्थात एन है ये। ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CH4। अगर मैं CH4 को संरचनात्मक रूप से लिखूं तो किस प्रकार से लिखूंगा? देखिए यहां पर कितने कार्बन है? 1, और हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर 4।
ये देखिए, ये मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है CH4। ठीक है, इसका नाम मीथेन क्यों दिया गया है, इसको हम आगे आने वाला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर अध्ययन करेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। तो वहां पर हम कार्बन यौगिकों के नाम देने के तरीके के बारे में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास जो पहला एल्केन है वह है मीथेन। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा एल्केन होगा वह होगा एथेन। ये देखिए एथेन, और इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे ETHANE, इथेन, अर्थात एन लग गया है तो क्या है, एल्केन है, इथेन। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा C2H6, C2H6। अगर इसका संरचनात्मक सूत्र देखेंगे हम तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये देखिए 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एथेन। ठीक, इसके बाद हमारे पास अगला आता है प्रोपेन। प्रोपेन, इसका सूत्र रहता है C3H8। प्रोपेन C3H8, अर्थात अगर इसका संरचनात्मक सूत्र हम लिखेंगे तो 1 कार्बन बढ़ा देंगे और हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 कार्बन हो गए हैं और 8 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, C3H8। ठीक है, प्रोपेन के बाद हमारे पास आ जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन, और ब्यूटेन को अंग्रेजी में लिखेंगे BUTANE। देखो सबके अंत में ANE जुड़ा मिलेगा, एन, देखिए सभी में एन जुड़ा हुआ मिलेगा तो वही कहलाएगा एल्केन। ठीक है, इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C4H10, और संरचनात्मक सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, 1 कार्बन और बढ़ा देंगे। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास हो गया ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, ये सारे के सारे कैसी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई भी शाखा नहीं बनी हुई है। तो इस प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सीधी श्रृंखला वाले, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारे पास एल्केन के उदाहरण हैं। इसके आगे और भी है, जैसे कुछ और मैं उदाहरण बताऊं। ब्यूटेन के बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे और भी उदाहरण हैं जो एल्केन के अंदर आते हैं, लेकिन सबके अंत में एन लगेगा। तो इस प्रकार आपने एल्केन के बहुत सारे उदाहरण देख लिए, और आपने यह भी देखा कि इनके बहुत सारे सूत्र भी बन जाते हैं। तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो इतने सारे सूत्र हैं इनको हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, एल्केन के विभिन्न प्रकार के सूत्रों को जानने के लिए हम एल्केन का एक सामान्य सूत्र ले लेते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। यह एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी एल्केन का जो सूत्र है वो बता सकते हैं। जैसे मैं यहां पर प्रोपेन जो है उसका सूत्र याद करना चाहता हूं, इसमें आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, आपको इनको इनकी क्रम संख्या के अनुसार याद करना पड़ेगा। अर्थात 1 नंबर पे जो आ रहा है वो मिथ होता है, 2 नंबर पे जो आ रहा है वो एथ होता है, 3 नंबर पे जो आ रहा है वो प्रोप होता है, 4 नंबर पे जो आ रहा है वो ब्यूट होता है, 5 नंबर पे जो आ रहा है वो पेंट होता है, 6 नंबर पे जो आ रहा है वो हेक्स होता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। मैं इसको जानना चाह रहा हूं कि प्रोपेन का सूत्र क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले सामान्य सूत्र लिखेंगे एल्केन का, फिर आप देखेंगे कि प्रोपेन का सूत्र जानना चाहा है तो प्रोपेन का जो क्रम है वह 3 है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन के परमाणु है, तो यहां पर जो n का मान है वो मेरे पास 3 है। प्रोपेन में n का मान जो रहेगा वो 3 रहेगा, मुझे n की जगह 3 रख देना है, प्रोपेन का सूत्र आ जाएगा। देखिए Cn था, n की जगह पे 3 रख दिया मैंने, ठीक है, और H फिर 2 है, फिर n है, n की जगह फिर से मुझे 3 पुट करना है और प्लस में 2 है। तो यहां पर क्या सूत्र बन जाएगा, इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं,
H3 + 6 + 2 8 अर्थात C3H8। यह सूत्र आ जाएगा हमारे पास प्रोपेन का। देखिए C3H8। ठीक है, एक और उदाहरण देख के बताऊं मैं। अगर मुझे पेंटेन का सूत्र बताना है, यहां पर मैंने लिखा पेंटेन, ये देखिए पेंटेन। इसका सूत्र मुझे नहीं पता है, पेंटेन का क्या सूत्र होता है। तो पेंटेन का सूत्र निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि पेंट का मतलब कितना, 5। पेंट का मतलब 5। तो मुझे यहां पर क्या करना है, n की जगह पे 5 रखना है, और मैं n की जगह पे 5 रख देता हूं। देखिए क्या आ जाएगा, C5 5 रख दिया, H फिर 2 और फिर n की जगह फिर मुझे 5 रखना है, फिर प्लस में 2। तो क्या सूत्र हो गया हमारे पास, C5H 5 दूनी 10 और 2 12, C5H12। ये इसका सूत्र हो जाएगा। देखिए C5H12। तो इस प्रकार से आप किसी भी एल्केन का सूत्र निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको यह सामान्य सूत्र पता हो। इसके बाद हम चलते हैं एल्कीन के ऊपर। एल्कीन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है, उसको एल्कीन कहते हैं। चलिए एल्कीन के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे सरलतम जो एल्कीन है वह है एथीन। एथीन नंबर 1 पर आता है एल्कीन में। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ETHENE लगेगा अंत में, शब्द के अंत में ENE लगेगा, एथीन ENE। यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सरलतम एल्कीन इथीन है, मिथीन क्यों नहीं है। मिथीन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पढ़ रहे हाइड्रोकार्बन, और जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ केवल एकल आबंध बनाता है। ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके केवल एकल आबंध बनता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ द्विआबंध नहीं बनाता, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके पास शेयर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वह हाइड्रोजन के साथ 2 आबंध नहीं बना पाएगा। और जब 2 आबंध नहीं बना पाएगा तो वो एल्कीन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच में द्विआबंध होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर मीथीन नहीं बनेगा, मीथीन सरलतम एल्कीन नहीं होगा। इसके बाद हम एथीन का सूत्र देखते हैं, तो वह होता है C2H4। अगर मैं इसका संरचनात्मक सूत्र लिखूं तो मुझे 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। 2 कार्बन है, उनके बीच में द्विआबंध भी लगाना पड़ेगा एल्कीन बनाने के लिए, और फिर मुझे कार्बन की जो संयोजकता है जो कि 4 होती है उसको पूरा करना है। तो 2 संयोजकता पूरी हो चुकी है और 2 और पूरी करनी है, इस कार्बन की भी 2 पूरी करनी है। तो ये मेरे पास इथीन का संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा C2H4। ठीक है, इसके बाद जो अगला एल्कीन आएगा वह होगा प्रोपीन। दूसरा हमारे पास है प्रोपीन। ये देखिए प्रोपीन, और इसका सूत्र रहेगा C3H6। इसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है ब्यूटीन। ब्यूटीन, और इंग्लिश में BUTNE ब्यूटीन। सूत्र रहेगा इसका C4H8। इसका संरचनात्मक सूत्र भी हम बना देंगे। अगला जो हमारे पास रहेगा पेंटीन। पेंटीन ENE लग जाएगा, पेंटीन, जिसका सूत्र रहेगा C5H10। और एक और हम ले लेते हैं यहां पर, वो है हेक्सीन। देखिए इसका सूत्र रहेगा C6H12। तो ये इस प्रकार से हमारे पास कुछ एल्कीन के उदाहरण है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, आने वाले और भी यहां पर उदाहरण होंगे। अब जैसे एल्केन का हमने एक सामान्य सूत्र देखा था, वैसे ही एल्कीन का भी एक सामान्य सूत्र होता है, जिसका हम अगर उपयोग करें तो
एल्कीन जितने भी हैं उनके सूत्रों को बता सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई पूछे कि ब्यूटीन का सूत्र जो है वह बताइए कितना होता है, तो मुझे याद करना पड़ेगा कि एल्कीन जो है उसका सामान्य सूत्र क्या है। देखिए एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n, यह है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। और मुझसे यहाँ पूछा है कि ब्यूटीन का सूत्र बताइए क्या है, तो मुझे पता है कि ब्यूटीन जो है ब्यूट अर्थात उसमें 4 कार्बन के परमाणु है, ब्यूट 4 कार्बन के परमाणु है, मिथ 1 कार्बन का परमाणु, इथ 2 कार्बन के परमाणु, प्रोप 3 कार्बन के परमाणु, ब्यूट 4 कार्बन के परमाणु, पेंट 5 कार्बन के परमाणु। अर्थात यहां पर ब्यूट इन पूछा है तो ब्यूट के अंदर कितने कार्बन के परमाणु होंगे, 4 कार्बन के परमाणु होंगे। तो यहां पर मेरे पास जो n का मान रहेगा वह कितना रहेगा, 4 रहेगा। मैं इसमें मान रख देता हूं, देखिए C4 n की जगह पे 4 आ जाएगा, H2 और n की जगह पे फिर 4 आ जाएगा, C4H2 इंटू में 4 अर्थात क्या बन जाएगा ये C4H8। ये देखिए ये सूत्र बन गया है ब्यूटीन का, और यही सूत्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम किसी भी एल्कीन का सूत्र जो है वो बता सकते हैं। अब हम चलते हैं एल्काइन की ओर। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध मौजूद हो एल्काइन कहलाता है। आइए एल्काइन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास एल्काइन होगा, सरलतम एल्काइन, वह रहेगा एथाइन। एथाइन, और एथाइन का जो सूत्र रहेगा वह रहेगा C2H2, एथाइन का सूत्र रहेगा। इसमें भी मेथाइन नहीं होगा क्योंकि कम से कम 3 आबंध होने चाहिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, और मेथ में 1 कार्बन होगा और हाइड्रोजन होंगे। 1 कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी त्रिआबंध नहीं बनाता, तो कभी भी मेथाइन नहीं बनेगा। एथाइन के अगर हम संरचनात्मक सूत्र को देखें तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद है और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होना चाहिए। ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से एथाइन का जो संरचनात्मक सूत्र है वो ये हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध और एक हाइड्रोजन के साथ एकल आबंध बनाएगा कार्बन। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा आएगा प्रोपाइन। आइन शब्द जो है वो इन सब में जुड़ने वाला है। प्रोपाइन, PROPYN प्रोपाइन, और प्रोपाइन का जो सूत्र रहेगा वह रहेगा C3H4। इसके बाद हमारे पास प्रोप के बाद अब क्या आता है, ब्यूट, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। देखिए तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन का जो सूत्र है वो क्या रहेगा, C4H6 ब्यूटाइन, C4H6 ब्यूटाइन। और चौथा जो हमारे पास है वो क्या रहेगा, पेंटाइन, जिसका सूत्र रहेगा C5H8 पेंटाइन, C5H8। और एक और हम ले लेते हैं यहां पर हेक्साइन। ये देखिए हेक्साइन, हेक्साइन सूत्र रहेगा C6H10, C6H10। तो ये थे हमारे पास एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का भी एक सामान्य सूत्र रहेगा जिसका उपयोग करके आप किसी भी एल्काइन का सूत्र बता सकते हैं। वह सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2। ये जो सामान्य सूत्र है यह किसके लिए है, एल्काइन के लिए है। किसी भी एल्काइन का सूत्र निकालना है CnH2n-2, लास्ट में -2 लगेगा, तो CnH2n-2 का सूत्र लगाइए और किसी का भी निकाल लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर ब्यूटाइन का निकालना है तो मैं यहाँ पर ब्यूटाइन का सूत्र निकालने के लिए क्या करूं, पहले सामान्य सूत्र लिखता हूं मैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा CnH2n-2।
अब n का मान कितना है, ब्यूट के लिए n का मान 4 होता है, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 4। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ C4H2 इंटू 4 माइनस 2। देखिए क्या हो जाएगा, C4H 4 दूनी 8 में से 2 घटेंगे तो 6, तो C4H6 ब्यूटाइन का सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया, उनके आवंत के आधार पर। एकल आवंत के आधार पे एल्केन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल आवंत होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये उसके कुछ उदाहरण हो गए। इसके बाद जो हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा, पहला वह एल्कीन रहेगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होगा। इसके कुछ उदाहरण एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये उदाहरण है। इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार एल्काइन होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा और जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा। कुछ एल्काइन के उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये ठीक है। तो ये था हमारे पास हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब लेते हैं हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन अर्थात साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन अर्थात चक्रीय हाइड्रोकार्बन। देखिए चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जैसा बताया था कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की श्रृंखला ओपन चेन की नहीं रहेगी, खुली हुई श्रृंखला नहीं रहेगी, बल्कि बंद श्रृंखला रहेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की श्रृंखला बंद हो, उसको हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो वह भी 2 प्रकार के होंगे, संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें एक चक्र बन रहा होगा और एकल आवंध मौजूद होगा। यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में एकल आवंध होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल आवंध है तो वह संतृप्त है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, चाहे वो चक्रीय हो चाहे वो अचक्रीय हो, ठीक है। कार्बन कार्बन का जो बीच का बॉन्ड है वह निर्धारित करेगा वह संतृप्त है या असंतृप्त है। अगर एकल आवंध है तो संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन होगा, और अगर द्वि और त्रिआबंध है तो असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन होगा। आइए इनके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला ना हो बल्कि बंद श्रृंखला हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कार्बन की खुली श्रृंखला वाले उदाहरण पढ़े। तो अगर हम पहला जो यौगिक है वो लेते हैं मीथेन, तो मीथेन के अंदर देखिए कोई चक्र नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दूसरा एल्केन लेता हूं इथेन, तो उसमें भी देखिए कोई चक्र नहीं बन रहा है। लेकिन यदि मैं 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन पे आता हूं, देखिए यहां पर, तो वो होता है प्रोपेन। ये देखिए ये हो गया इसका सूत्र। इसको चक्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए कैसे लिख सकते हैं चक्र के रूप में इसको, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, और इसको भी हमने जोड़ दिया एकल आवंध से। तो कार्बन कार्बन के बीच में देखिए यहाँ पर एकल आवंध है, ये सब पूरी हो गई। दूसरी शर्त देखिए चक्रीय, अर्थात ये देखिए इसकी जो श्रृंखला है वो बंद हो गई है, खुली हुई नहीं है, तो ये चक्र के रूप में आ गया है। तो ये किस प्रकार का हो गया, संतृप्त एकल आवंध होने की वजह से चक्रीय, क्योंकि इसका खुला हुआ सिरा नहीं है, और हाइड्रोकार्बन क्योंकि इनके साथ क्या है, हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। ये देखिए एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हम यहाँ पे एक कार्बन है 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे, इसकी पूरी हो गई है। इसी प्रकार से इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर देंगे। तो हमारे पास सबसे सरलतम संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होगा वो 3 कार्बन से बनेगा, ठीक है। 3 कार्बन से यह बन गया। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम क्योंकि चक्रीय है इसलिए साइक्लिक नाम आता है, तो हम इसको साइक्लो प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, और एन क्योंकि एकल आवंध है, तो इसका नाम साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा, देखिए C3
और H कितने हैं यहाँ पर 6H है, तो C3H6 ये हमारे पास सबसे सरलतम संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन होगा C3H6, जिसका सूत्र होगा, ये संरचनात्मक सूत्र हो गया, नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहला जो सरलतम संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है वह लिख रहा हूं। पहला जो हमारे पास रहेगा वह रहेगा साइक्लो क्यों लगा है, क्योंकि चक्र है, साइकिल का मतलब चक्र, साइक्लोप्रोपेन सूत्र है C3H6। ठीक है, अगला हमारे पास आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन, सूत्र रहेगा C4H8। देख ले कैसे, देखिए 4 कार्बन है यहाँ पर, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4, चारों कार्बन जो है यहाँ पे 4 कार्बन, कितने आबंध है कार्बन कार्बन के बीच में, एकल आबंध, एकल आबंध, एकल एकल और एकल आबंध लगा दिया हमने। और हमें क्या करना है, कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। इधर हम हाइड्रोजन 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 संयोजकता पूरी हो रही है, इधर भी हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। चारों कार्बन अपने अपने संयोजकता पूरी करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, और ये हमारे पास देखिए चक्र के रूप में हाइड्रोकार्बन जो है वो बन गया है, क्योंकि एकल आबंध है इसलिए संतृप्त, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अगला हम लेते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C5H10। अगर मैं इसको साइक्लोपेंटेन में बदलकर दिखाऊं तो एक कार्बन मुझे यहाँ और लेना होगा, और उसके साथ इन कार्बन को एकल आबंध से जोड़ना होगा, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। देखिए बन गया साइक्लो, क्लोज चेन हो गई इसकी, और हाइड्रोजन जुड़ गए, एकल आबंध मौजूद है, साइक्लोपेंटेन। ये देखिए अगला जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा के दौरान पूछा भी जाता है, नाम है उसका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र जो है वो C6H12 होता है। आइए इसका संरचनात्मक सूत्र भी देख लें, देखिए किस प्रकार से होता है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन हो गए, सभी के बीच में एकल एकल आबंध लगा दीजिए, सभी के बीच में एकल एकल आबंध लगा दीजिए। देखिए ये सभी के बीच में एकल एकल आबंध हो गया है। अब क्या करना है, हमें इनकी संयोजकता पूरी कर देनी है। ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसका हाइड्रोजन, सभी का हाइड्रोजन जुड़ गया। देखिए और क्या बन गया हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। अब हम एक जो हमारे पास प्रमुख असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उसका उदाहरण ले लेते हैं, जो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, वे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध हो। मैं एक प्रमुख इसका उदाहरण ले रहा हूं, साइक्लोहेक्सीन। देखिए साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का जो सूत्र रहता है वह रहता है C6H6 साइक्लोहेक्सीन। आइए जरा हम साइक्लोहेक्सीन की संरचनात्मक सूत्र भी देख लें। कितने कितने यहां पर कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। हेक्स का मतलब 6 कार्बन है। देखिए 6 कार्बन बना लेते हैं हम यहाँ पर। 6 कार्बन होने के बाद अब हम इनके बीच में आबंध लगाएंगे, क्योंकि हेक्सीन है, ईन लगा हुआ है, द्विआबंध आएगा। तो एक बार सिंगल आबंध आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल आएगा। देखिए इस प्रकार से। और कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर दूसरा जुड़ गया, इधर ये तीसरा जुड़ गया, इधर ये चौथा जुड़ गया, 5वां हाइड्रोजन और ये 6ठा हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमारे पास साइक्लोहेक्सीन C6H6 की संरचनात्मक सूत्र होगी। आपको याद रखना है, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में पहले अगर एकल आबंध लिया है तो उससे अगले दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में फिर एकल आबंध होगा, फिर चौथे और 5वें कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा, 5वें और 6ठे कार्बन के बीच में एकल आबंध होगा, और 6ठे और पहले कार्बन के बीच में फिर से
द्विआबंध होगा। तो जो एकल और द्विआबंध है वो अल्टरनेट आएंगे, लगातार नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन की संरचनात्मक सूत्र हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने कार्बन यौगिकों के प्रकार पढ़ा। आशा है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करके उसका समाधान करिए।